तो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट 14 रहेगा। सीडीपी यूपी टेट आपका 2025-26 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ 10 सवाल हैं, 10 क्वेश्चन हैं, आप उनको करके देखो, आपके 2 नंबर पक्के हैं। मीन्स इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक जो हैं आपके सारे टॉपिक हैं उनसे निकाल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके 2 नंबर कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रांति काल के संप्रत्यय की अवधारणा। ऑप्शन फर्स्ट होता है आनुवांशिकता का, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, या फिर आपका सेकंड ऑप्शन आता है पुरस्कार का विकास के दौरान पर नकारात्मक प्रभाव होना, या सी ऑप्शन आता है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, या डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका, करेक्ट आंसर इसका आपका रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ओके, कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो है वो क्रांतिकाल के संप्रत्यय की क्या है, अवधारणा है। आपका जो यहाँ पे क्रांतिकाल है, क्रांतिकाल जो शब्द है इसका जो संबंध होता है, सीधा संबंध जो है वो शैक्षिक जो अवधारणा होती है उससे नहीं होता, बल्कि किससे होता है, क्रिटिकल पैडागोजी से होता है। कौन सी, जो आपकी आलोचनात्मक जो आपकी शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षा जो शास्त्र होता है आपका, शिक्षा शास्त्र जो होता है उससे होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये छात्र में क्रांति या फिर जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी चेतना को जगाने की क्या है, अवधारणा से एक तरह से जुड़ा हुआ है आपका। और इसकी अवधारणा यही थी कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो है वो इसकी क्या थी, अवधारणा थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि अधिकतर बच्चे ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं पेन पकड़ने से पहले। ठीक है, मीन्स पेन पकड़ने से पहले क्या है, पेन पकड़ने से पहले क्या कर लेते हैं, ग्लास को पकड़ना क्या है, सीख लेते हैं। तो इस दिशा का जो वर्णन है वो विकास का कौन सा सिद्धांत करता है। तो इसका ऑप्शंस हैं आपके, निकट से दूर का सिद्धांत, सेकंड है शीर्षगामी सिद्धांत, थर्ड है पारस्परिक सिद्धांत, और फोर्थ आता है बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि कोई बच्चा क्या है, पेन को तो पहले पकड़ लेता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक पेन है, इसको पहले पकड़ लेता है। अधिकतर बच्चे का ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कि पेन पकड़ने से पहले पेन को नहीं पकड़ पाता, लेकिन उससे पहले क्या है, ग्लास को पकड़ना बच्चा क्या है, सीख जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, कि निकट से दूर का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को क्या है, इस सिद्धांत को हम प्रॉक्सी मोडिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मोडिस्टल भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम याद कर लेना अगर लिखना हो तो या करना हो तो। और ये सिद्धांत बताता है कि जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। मीन्स केंद्र से क्या है, बाहर की ओर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, यानी पहले शरीर का जो केंद्र है, जो तुम्हारा केंद्र है, जो तुम्हारा जो धड़ होता है, फिर उसके बाद जो तुम्हारा बाहरी ओर जाएगा, मतलब कि फिर तुम्हारे क्या होते हैं, हाथ होते हैं, और देन उसके बाद क्या होती है, तुम्हारी उंगली आती है उसके बाद। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो ये एग्जाम्पल है आपका कि ग्लास पकड़ना, ये क्या हो गया, शरीर के केंद्र के करीब होता है ग्लास पकड़ना। मीन्स है, जबकि पेन पकड़ना क्या है, उंगली के पास में होता है। ठीक है, जो केंद्र से क्या है, बहुत दूर होता है। निकट का मतलब समझो, निकट का मतलब है आपका केंद्र। ठीक है, दूर हो गई आपकी परिधि। तो आपका सबसे पहले जो केंद्र के पास क्या है, धड़ है, देन उसके बाद क्या आता है, हाथ आता है, और उसके बाद क्या आता है, उंगली आती है। तो सबसे पहले हाथ से पकड़ना सीखा, मीन्स ग्लास को पकड़ लिया, उसके बाद उंगलियों से पकड़ना सीखा, तो किसको पकड़ा, पेन को पकड़ा। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज होगा आपका ए ऑप्शन। और ये आपका प्रॉक्सीडेमेटल अधोगामी, इसको हम अधोगामी भी कह सकते हैं, अधोगामी जो सिद्धांत है इसके अंदर ये चीज़ आती है आपकी। ठीक है, कि बच्चा क्या है, बच्चा पहले पूरा हाथ जो है, जो कलाई होती है, पूरा हाथ जो होता है उसको यूज़ करता है। सबसे पहले क्या करेगा, केंद्र में हो गया तुम्हारा धड़ को
धड़ से शुरुआत होती है, जो शारीरिक विकास की जो शुरुआत होती है वो हमारे किससे होती है। यहाँ पे देखो, अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, शारीरिक विकास, ठीक है, तो ये हमारा किससे शुरू होता है, ये होता है हमारा शरीर के केंद्र से, शरीर के केंद्र से। इस तरीके से समझो आप। और शरीर का केंद्र क्या है हमारा, या तो धड़ है, और फिर उसके बाद आता है हमारा हाथ, और देन हमारी फिर क्या आती हैं, उंगली आती है, ठीक है, यही तो बताया मैंने। तो हमारा क्या है, निकट का मतलब पास हो गया, केंद्र के पास, तो केंद्र के सबसे ज़्यादा पास या तो धड़ है या फिर सेकंड नंबर पे हाथ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप लगा लो, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक संरचनावादी अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, अध्यापक छात्रों को एक साथ सहयोग करने, सीखने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड आता है, अधिक अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। या डी ऑप्शन आता है, सारी समस्या अकेले हल करने के लिए देना, बहुत सारी जो समस्या है उसको सिर्फ अकेले हल करने के लिए दो बच्चे को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, कि जो टीचर है वो छात्र को एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखने में मदद करने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो इसका ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो संरचनावादी अध्यापक होते हैं उनकी और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको ये वाला एग्जाम्पल ही दिया जाए, ठीक है। तो संरचना, पहले समझो कि संरचनावादी जो अध्यापक है वह कौन होता है, क्या होता है वो। तो वो संरचनावादी जो शिक्षक हैं वो होते हैं जो ज्ञान के सक्रिय निर्माण के रूप में क्या है, छात्रों को क्या बना देते हैं, सशक्त बना देते हैं। जो स्टूडेंट है उसको क्या बना देंगे, सशक्त बना देंगे, ठीक है, सशक्त बनाता है। और एक ऐसा माहौल बना देता है जहाँ छात्र जो है वो प्रश्न को पूछ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं के ज्ञान का भी क्या है, निर्माण कर सकते हैं। तो संरचनावादी शिक्षक वो शिक्षक होते हैं आपके, ठीक है। जैसे इसकी और विशेषताएं आती हैं, आप नोट करके लिख लेना। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सुविधा, फर्स्ट पॉइंट आता है सुविधा प्रदाता, ठीक है, क्या है, सुविधा प्रदाता। मीन्स मैं सिर्फ हेडिंग लिख रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप क्या है उसको कॉपी में नोट करते रहना कि कोई भी टीचर है वो क्या है, एक निष्क्रिय रूप से क्या है, जानकारी देता है, ठीक है, बल्कि ज्ञान के निर्माण के लिए क्या करता है, एक अनुकूलन वातावरण को बनाता है इसमें, ठीक है। सेकंड आता है छात्रों की स्वायत्ता और सक्रिय भागीदारी आपकी, ठीक है। इसमें आता है कि छात्र जो होते हैं वो अपने स्वयं के सीखने की गति से क्या है, काम करते हैं इसमें, और निर्णय लेने की भी उनको क्या है, स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। और वो खुद ही सेल्फ ही क्या करते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय क्या है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता भी मानते हैं उनको। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका कि छात्र का जो पूर्व ज्ञान का यूज़ करना, मतलब छात्र का पूर्व ज्ञान उपयोग, मतलब कि शिक्षक क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं कि जो छात्र में जो पहले से जो ज्ञान मौजूद होता है, तो मौजूद ज्ञान को क्या है, पहले पहचानते हैं कि भाई इस बच्चे के अंदर ये ज्ञान है जो इसके अंदर है, फिर उसे नई अवधारणा को सीखने के लिए क्या है, आधार बना लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट आता है इसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका लचीलापन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट करके लिख लेना इसमें, कि जो टीचर है वो अपनी शिक्षण रणनीति जो होती है उनकी, उसमें क्या करता है कि छात्र के जो विचार होते हैं, ठीक है, जो छात्र के विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, रुचियाँ होती हैं, उसके आधार पर ही क्या है, संशोधित करता है। ओके, और इसको एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका 5 नंबर का पॉइंट आता है वास्तविक दुनिया से जुड़ाव, वास्तविक
दुनिया, वास्तविक दुनिया से जुड़ाव आपका, ठीक है। तो वास्तविक दुनिया से जुड़ाव में क्या होता है कि सीखने को क्या है, एक यथार्थवादी जो परिवेश है उसमें स्थित किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमाणित समस्याएं होती हैं उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। मीन्स वास्तविक दुनिया से क्या है, जोड़ा जाता है उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक है, शिक्षार्थी के सफल समावेशन हेतु वंचित वर्णों से संबंधित निम्न में से क्या ज़रूरी होता है। मीन्स शिक्षार्थी, कोई स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, उसके सफल समावेशन के लिए जो वंचित वर्णों से संबंधित क्या ज़रूरी होता है। फर्स्ट, एक समावेशी और सहायक वातावरण बनाना। सेकेंड, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र। थर्ड, अनम्य पाठ्यक्रम, ठीक है, अनम्य पाठ्यक्रम। या फिर आपका आता है डी ऑप्शन कि अनम्य इमारती संरचनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा कि मतलब जो आपका एक समावेशी और सहायक वातावरण जो बनाना है, जो सीखने का माहौल बनाना है, ये आवश्यक होता है। क्यों, जिसमें इसमें क्या होता है कि उनकी व्यक्तिगत, जो बच्चे होते हैं उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकता के अनुरूप क्या है, सहायता प्रदान की जाती है। फॉर एग्जांपल परामर्श दिए जाते हैं उनको, सामाजिक संस्कृति संदर्भ से जुड़े पाठ्यचर्याओं को शामिल किया जाता है इसके अंदर आपका। यहाँ आपका जो आपका ऑप्शन है, एक समावेशी और सहायक वातावरण बनाना, इसका मतलब समझो पहले कि एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा क्या बनाना है, माहौल, एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ वंचित छात्र की, जो छात्र क्या है वंचित रह जाते हैं, उनके मूल्यवान महसूस करें, ठीक है, और समान रूप से क्या है उनको भागीदारी कर सकें। क्लियर हुआ आपको ये। एक और पॉइंट आता है कि जो छात्र होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उनके अनुरूप उनको संसाधन, जैसे कि उनको परामर्श देना, भाषा सहायता करना, पाठ्य शिक्षण प्रदान करना, ये सभी इसके अंदर आता है आपका। तो क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट कि एक समावेशी और सहायक वातावरण क्यों इसका आंसर होगा, कि ये क्यों ज़रूरी है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि निम्न में से शिक्षण अधिगम सामग्री को विभिन्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, कक्षा क्षेत्रीय सामग्री। सेकंड, स्थिर चलित सामग्री। या फिर सी, श्रव्य दृश्य सामग्री। या फिर डी, संवेदी उत्तेजना सामग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज़ इसका है आपका, करेक्ट आंसर है संवेदी उत्तेजना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संवेदी उत्तेजना, क्योंकि आपकी जो शिक्षण, जो आपका क्या है शिक्षण अधिगम जो सामग्री है, इसको आपका क्या नाम है, दृश्य श्रव्य आपका, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री के आधार पर क्या है वर्गीकृत किया गया है। कक्षा, क्षेत्रीय, स्थिर चलित जो हैं, इनके आधार पर क्या है वर्गीकृत किया गया है। लेकिन जो संवेदी उत्तेजनाएं होती हैं, जो संवेदी उत्तेजनाएं होती हैं, इसके आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं किया है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये होता है शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये आपकी इंद्रिय ज्ञान के आधार पर शामिल है। किसके, जो आपकी इंद्रिय क्या होती हैं, इंद्रिय जो ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, इसके आधार पर क्या है वर्गीकृत की गई हैं। अब इसके अंदर तुम्हारा क्या शामिल होता है, इसके अंदर तुम्हारा यही श्रव्य शामिल होता है, इसमें तुम्हारा दृश्य शामिल होता है, इसमें तुम्हारा ये दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। जबकि जो संवेदी उत्तेजनाएं होती हैं आपकी, और आपका ये जो कथन होता है, जो आपका संवेदी जो उत्तेजना है, ये कथन गलत होता क्यों है, मतलब सेंसरी स्टिमुलेशन जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्यों गलत होता है, क्योंकि ये जो वर्गीकरण है ये सामग्री के उद्देश्य और जो उसका उपयोग होता है उसको पूरी तरह से नहीं दर्शा पाता है ये, ठीक है।
तो आपको समझ आ गया कि इसको जो संवेदी उत्तेजनाएं होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन। क्या बोलते हैं? सेंसरी स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन। ओके। और इसमें क्या है, जो बताया मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सामग्री के उपयोग और सामग्री का जो उद्देश्य होता है और उसका उपयोग होता है उसको पूरी तरह से क्या है, दर्शाता नहीं है ये आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि समाजीकरण के प्रमुख कारक निम्न में से कौन से हैं? फर्स्ट परिवार, सेकंड जनसंचार, थर्ड सहकर्मी और फोर्थ आता है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं आपके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये सभी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आपका समाजीकरण होता है, क्या होता है आपका जो समाजीकरण है, इसका जो मुख्य कारण है, इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं परिवार की, तो परिवार जो है सबसे प्रारंभिक कारक है। कौन सा है? सबसे प्रारंभिक। अगर प्रारंभिक कारक की या प्राथमिक कारक की बात करते हैं तो हमारा जो परिवार है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे समाजीकरण आता है, जहाँ बच्चे अपने शुरुआती जीवन में अपने माता पिता से क्या है, बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चे का जब जन्म होता है तो वो अपने सबसे पहले कहाँ रहता है? फैमिली में रहता है। अपने माता पिता इन सभी से क्या है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद इसमें देखो ये पॉइंट भी आता है आपका सहकर्मी समूह, इसको बोलते हैं हम पीयर्स। ठीक है। सहकर्मी समूह पीयर्स का मतलब है कि बच्चों को साथी के साथ क्या है, अपने संबंध के माध्यम से सामाजिक नियम को समझने में और व्यवहार करने का क्या है, अवसर देता है, खासकर तब जब वो माता पिता के प्रभाव से क्या है, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है जनसंचार। ठीक है। क्या आता है? जनसंचार। जनसंचार का माध्यम आपका हो सकता है, ठीक है, ये प्रमुख कारक भी है। क्यों? क्योंकि ये विचार, मूल्य, व्यवहार और जो सांस्कृतिक मानदंड होते हैं उनको क्या करता है, फैलाता है। मतलब कि जिससे व्यक्ति सामाजिक दुनिया को क्या है, समझते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आ सकता है जैसे आपका रेडियो। ठीक है। क्या आता है? रेडियो आ जाता है इस पर, टीवी आ जाता है इस पर, बीस टेलीविज़न, या आपका समाचार पत्र आ जाते हैं इसमें। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये आते हैं जनसंचार माध्यम के अंदर। ठीक है। ये भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है जो क्या करता है, सामाजिक दुनिया को समझने और अपनी पहचान क्या है, बनाते हैं। इसके अंदर पहचान का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें सामाजिक संकेत को समझने का जो मंच प्रदान करता है वो यही है आपका, और जिससे क्या है, व्यापक समाज के संबंध में खुद को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ओके। और जो जनसंचार है वो दुनिया और दर्शक के बीच एक क्या है, सेतु का काम भी करता है, जिससे लोग क्या करते हैं, समाचार अपडेट साझा कर सकते हैं और समाज के बारे में जागरूक रह सकते हैं जनसंचार के माध्यम से आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो क्लियर हो गया ना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग पहचान का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है जैविक कारक, सेकंड ऑप्शन आता है सांस्कृतिक कारक, थर्ड ऑप्शन आता है सामाजिक कारक, या फोर्थ ऑप्शन आता है आपका ये सभी। लिंग की पहचान का निर्माण होता है, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन रहेगा आपका, कि लिंग पहचान का निर्माण जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक तीनों से होता है। अब किस तरीके से होता है ज़रा समझो आप। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका जैविक कारक आपका। ठीक है। क्या आता है? जैविक कारक। तो जैविक कारक के अंदर आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। क्या आते हैं? 2 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा अनुवांशिकी आता है, और इसका सेकंड पॉइंट आता है हमारा हार्मोन्स या हार्मोन। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट की बात करते हैं अगर हम यहाँ अनुवांशिकी की, तो जीन और अनुवांशिकी जो संरचना है वो लिंग को पहचान के विकास में क्या है, भूमिका निभाती हैं आपकी। ठीक है। और जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो जन्म से पहले
और जन्म के बाद हार्मोन्स का जो स्तर है वो मस्तिष्क के विकास को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, जो लिंग पहचान में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण आपका होता है। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में आपका क्या होता है, सांस्कृतिक कारक में कि जो समाज है आपका, ठीक है, समाज और संस्कृति, हम इन दोनों की ही बात करते हैं। समाज और संस्कृति, इन दोनों की बात अगर हम करें कि समाज और संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, क्या हैं, जो इनकी मान्यताएं हैं, ठीक है, इनके जो मानदंड हैं इनके बच्चों के लैंगिक व्यवहार और भूमिका जो होती हैं को बहुत कम उम्र से ही क्या है, आकार दे देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो माता पिता होते हैं, समाज होता है, मीडिया होती हैं, ये सभी कारक भी जो हैं वो लैंगिक रूप से भिन्न खेल और पारंपरिक भूमिका क्या है, सुदृढ़ीकरण करते हैं। मीन्स लिंग पहचान के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इसमें आपका आता है, इसमें आपका शिक्षा और परिवार भी आता है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जो परिवार है उसका जो पालन पोषण का जो तरीका होता है, बच्चों के लिंग के बारे में जो धारणाएं होती हैं वो भी क्या है, प्रभावित होती हैं। ओके, इसके अंदर आपका आता है व्यक्तिगत अनुभव भी आते हैं कि व्यक्तिगत जो अनुभव हैं, जो व्यवहार हैं, वो क्या है, संस्कृति प्रभाव से जुड़े होते हैं। किससे, जो संस्कृति के जो क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। तो जो व्यक्तिगत व्यवहार को क्या देते हैं, आकार देते हैं। ठीक है, और जो आपका लिंग पहचान का जो निर्माण है, जो आपका लिंग पहचान का निर्माण होता है, क्या है, लिंग पहचान का जो निर्माण होता है वो क्या है, आपकी जो जैविक, जो आपकी क्या होती हैं, जैविक होती हैं, जो आपके सामाजिक होती हैं, जो आपकी सांस्कृतिक, ये सारी होती हैं। इनके बीच क्या होता है, एक जटिल अंतःक्रिया क्या होती है, इनके बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, जिसका क्या है, रिजल्ट होता है ये, जिसका क्या होता है, परिणाम होता है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा उपकरण प्रस्तावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन स्वयं मूल्यांकन, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, या फिर फोर्थ ऑप्शन आता है ये सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका, आपका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन रहेगा कि ये सभी। ठीक है, तो यहीं अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, अगर बात करते हैं स्वयं मूल्यांकन, ठीक है, तो स्वयं मूल्यांकन में क्या होता है आपका कि स्वयं मूल्यांकन जो सेल्फ असेसमेंट होता है जो आपका, और ये जो आपकी विधि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये स्वयं मूल्यांकन के बारे में कहती है कि जो आकलन है उसका उद्देश्य है बच्चे को सीखने में मदद करना। ठीक है, कि बच्चे की क्या है, सीखने में हेल्प करो। ये नहीं है कि केवल उसको अंक दे दिया, अंक के आधार पर, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ अंक दे दिया और इसके आधार पर ही हम उसको क्या कर रहे हैं, आंकना, उसके आधार पर ही हम उसको आंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि जिसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की ही बात कही गई है, तो ऐसा नहीं होता इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें जैसे पोर्टफोलियो, नेक्स्ट चीज़ आता है पोर्टफोलियो इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें पोर्टफोलियो जो है, तो यहाँ जो पोर्टफोलियो है ये एक ऐसा उपकरण माना जाता है, पोर्टफोलियो को ऐसा उपकरण माना जाता है जो छात्र की विभिन्न योग्यता, मीन्स कोई छात्र है उसकी योग्यता है, उसकी मौलिकता है, उसकी क्षमता है, उसको प्रदर्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो केवल लिखित परीक्षा की सीमा से आगे बढ़कर आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसके अंदर ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली। तो आपका जो ये ऑनलाइन परीक्षा जो प्रणाली है, ये क्या है, ऑनलाइन परीक्षा जो प्रणाली है, मीन्स ये कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन को क्या देती है, बढ़ावा देती है आपका। ठीक है, ये नई विधियाँ होती हैं उसके उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जो अधिक सटीक होते हैं और बिल्कुल सुगत जो मूल्यांकन करती हैं, और विद्यार्थी को तकनीकी संचालित समाज के लिए भी क्या कर देती हैं, तैयार करती हैं आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सी रणनीति कक्षा सेटिंग में सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है। फर्स्ट समूह कार्य, सेकंड विचार विमर्श, थर्ड केवल व्यक्तिगत मूल्यांकन, या फिर फोर्थ डी ऑप्शन आता है आपका ए और बी दोनों।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका है आपका, करेक्ट आंसर इसका लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा आपका ए और बी दोनों। मीन्स समूह कार्य और जो विचार विमर्श होते हैं ये रणनीति ऐसी होती हैं जो कक्षा सेटिंग में सहयोगात्मक कार्य शिक्षक को क्या देती हैं? बढ़ावा देती हैं। केवल, यहाँ केवल हो गया, केवल व्यक्तिगत मूल्यांकन, तो केवल जो है यही आपका आंसर क्या है? कट हो जाता है कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बढ़ावा देती हैं, क्योंकि कक्षा में जो सेटिंग है वो सहयोगात्मक शिक्षण को क्या देती है? बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि ये छात्रों को विचारों का क्या है? कोई भी विचार है, ठीक है, कोई भी विचार है उसके क्या है? उसके आदान प्रदान करने में, या सक्रिय रूप से सुनने में, या कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है, उसको सॉल्व करने में, या दूसरों को सिखाने में, या उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इन विधियों से क्या होता है कि छात्रों में क्या है? एक जिम्मेदारी, एक जो आपसी सम्मान होता है वो, और ये क्या है? और जो इनमें फॉर एग्जांपल में आ जाता है आपका टीम वर्क आ जाता है, या संचार विकसित होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका डी ऑप्शन रहेगा। और यहीं आपकी क्लास क्या है? समाप्त होती है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। और आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक और अपडेट करनी थी, एक और बात बतानी थी कि आपकी क्या है? 10 सितंबर, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 10 सितंबर से क्या है? 10 सितंबर 2025 से क्या है आपकी जीके मीन्स जनरल नॉलेज की क्लासेस जो हैं वो भी चलने वाली है, जो ओनली आपको क्या? संडे को दी जाएगी। मीन्स ओनली संडे को हुआ करेगी। वही आपका टाइम रहेगा 7 AM रहेगा आपका, कि अगर मंथ में आपके क्या है 4 संडे आते हैं तो 4 संडे इसकी क्लास होगी। बाकी आपका मंडे टू सैटरडे, जो मंडे टू आपका सैटरडे जो है उसमें आपकी वही CDP रहेगा, CTET और UPTET का। बट आपका जो संडे वाला दिन है उसमें 7 AM जो आपको क्लास दी जाएगी वो GK जनरल नॉलेज की दी जाएगी। और इस क्लास में आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, जो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CTET के लिए ही हैं वो, UPTET के लिए हैं वो, ऑल आपकी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम, या फिर ऑल टीचिंग, या फिर ऑल आपके जो गवर्नमेंट जो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन रहेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उनका बेस, वो जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल बेस वाले भी होंगे, टफ भी होंगे, इजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे, हर टाइप के होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी दे दिए। तो उनका जो लेवल होगा वो हाई भी होगा, लो भी होगा, मीडियम भी होगा। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयार रहिए संडे वाली क्लास के लिए 10 सितंबर 2025 को। ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग में 7 AM। बाकी आपकी जो क्लास हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। CDP पेडागोजी जो CTET UPTET 2025 की आपको तैयारी की करी जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ। या जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।